साल था 2014। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। तब उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए एक शख्स पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, जिसकी हाइट थी 5 फुट 9 इंच और कभी कभार जीन्स टी शर्ट पहने हुए नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देख ही जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2011 में ये जीन्स टी शर्ट वाला शख्स नरेंद्र मोदी के एक फोन पर स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गया और बन गया देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन औपचारिकता है इसलिए आपको बता देता हूँ। तो बात हो रही है देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की, जिसे दुनिया प्रशांत किशोर के नाम से जानती है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पीएम मोदी ने फोन पर ऐसा क्या कहा कि पीके स्विट्जरलैंड से इंडिया दौड़े चले गए। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बिहार के रोहतास जिले में जन्मे प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई अपने शहर में ही हुई है। पढ़ाई में इतने शार्प थे कि पिताजी को लगता था कि बेटा हमारा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, लेकिन पीके उन दिनों क्या बनना चाहते थे शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था। बिहार से बाहर निकल के तो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, फिर वापस घर लौट गए। 2 साल पूरा ब्रेक लिया। उनसे पिछले दिनों इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि वो ब्रेक में क्या करते थे। जवाब आया कि वही जो उस उम्र में युवा नहीं करते थे। हालांकि हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने पीजी पब्लिक हेल्थ से की। इसमें भी बीच में 1 साल का ब्रेक लिया, यानी ग्रेजुएशन और पीजी के बीच 3 साल का ब्रेक। पढ़ाई के बीच इतना ब्रेक देखकर उनके पेरेंट्स ने तो यही सोचा होगा कि शायद ये लड़का अपना करियर बर्बाद करने पर लगा हुआ है, लेकिन हुआ इसके उलट। पढ़कर निकलते ही उन्हें यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ में ही अच्छी जॉब मिल गई। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई, जहां उन्होंने जमकर काम किया और ऐसा काम किया कि यूनाइटेड नेशंस में उनकी गिनती काबिल लोगों में होने लगी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के हेल्थ डिवीजन में प्रमोशन भी हुआ। इसके लिए उन्हें स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा जाना पड़ा। जिंदगी अच्छी चल रही थी, सैलरी अच्छी थी और फ्यूचर भी ब्राइट था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था साहब। साल था 2011। जिनेवा में काम के दौरान ही उन्होंने एक सर्वे किया जो 4 राज्यों में कुपोषण से रिलेटेड था। इसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल थे। सर्वे के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा गया था माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट में गुजरात को सबसे नीचे रखा गया था। नीचे इसलिए क्योंकि गुजरात में कुपोषण की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। लेकिन ये बात गुजरात के उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को रास नहीं आई और इसके कुछ दिन बाद ही गुजरात के सीएमओ ऑफिस से प्रशांत किशोर को एक फोन जाता है। फोन पर कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम मोदी होते हैं। कुछ मिनट की बातचीत के बाद फोन कट जाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी फोन पर पीके से कहते हैं कि आप यूएन की नौकरी छोड़कर यहाँ आइए और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। शिकायत क्यों कर रहे हैं? इतना सुनने के बाद फोन पर एक खामोशी सी पसर गई। वो सीएम मोदी की बातों का जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने इसके लिए उनसे समय भी मांगा। ये ऑफर बड़ा तो था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए रिस्क भी उतना ही था, क्योंकि नेताओं के साथ काम करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं होता। रोज नए तरह के स्ट्रगल होते हैं, उनका दिल रोजाना ही जीतना होता है। काफी सोचने विचारने और वाइफ जानवी दास से सलाह मशवरा करने के बाद पीके ने सीएम मोदी को अपना जवाब भिजवाया। जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नौकरी छोड़कर आपके ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन बदले में आप मुझे हायरार्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैं आपके साथ सीधे तौर पर काम करूंगा। यहाँ हायरार्की का मतलब है मेरे बॉस सिर्फ आप होंगे, मैं सीधे आपको ही रिपोर्ट करूंगा। अब आखिरकार साल 2011 में प्रशांत किशोर सीएम मोदी से जुड़ जाते हैं और यही वो साल था जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। और इसी दौरान मोदी से वो डायरेक्ट जुड़ गए और मोदी के लिए स्पीच लिखना शुरू कर दिया। उनके लिए नए नए आइडियाज बनाने लगे और आइडियाज हकीकत में भी बदलते चले गए। जैसे जैसे उन्होंने अपने कामों को हकीकत में बदला, वो टीम मोदी के सबसे विश्वसनीय होते चले गए। लेकिन इस समय तक पीके को कोई नहीं जानता था। मीडिया भाव नहीं देती थी, क्योंकि पीके वो काम करते थे जो प्रोफेशनली पीआर बोला जाता है। और तब के समय इंडिया में पीआर की उतनी वैल्यू नहीं थी। अब ये क्या होता है पीआर? एक्चुअली में पीआर का फुल फॉर्म है पब्लिक रिलेशन, यानी जनता से अच्छा रिलेशन बनाना। यहाँ कोई कंपनी जिस भी क्लाइंट के लिए काम करती है तो उसके इमेज को जनता के सामने बेहतर दिखाती है। अगर क्लाइंट की इमेज खराब हो गई है तो उसको ठीक करने का काम भी पीआर कंपनी ही करती है। स्पेशली पीआर नेता, अभिनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन रखते हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं।
तो साल था 2013। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने अपने 3 साथियों यानी प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ मिलकर बनाई अपनी पहली पीआर कंपनी, जिसका नाम रखा गया CAG, जिसका मतलब था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। और 1 साल बाद यानी 2014 में इस कंपनी का नाम बदलकर iPAC कर दिया गया। और यही वो साल था जो शायद ही किसी के जीवन में मुश्किलों से आता है। इस साल ने ऐसी करवट ली साहब जिसकी कल्पना प्रशांत किशोर ने कभी नहीं की होगी। साल था 2014। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। उस वक्त बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही थी और कांग्रेस के जितने भी अनफिट बॉलर थे वो फुल टॉस फेंके जा रहे थे। फिर क्या था, बीजेपी के बैटर हर बॉल बाउंड्री के बाहर भेजे जा रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो सारा देश जानता है, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए बता देता हूं, तब उस वक्त की बीजेपी ने अपने दम पर आसानी से 282 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और वहीं अनफिट कांग्रेस 44 रनों के छोटे स्कोर पर सिमट कर रह गई। लेकिन क्या आपको पता है, उस वक्त बीजेपी के ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक लड़का ताली बजा रहा था। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बीजेपी टीम का कोच था। प्रोफेशनली अगर कहें तो पीआर और राजनीति भाषा में कहें तो चुनावी रणनीतिकार। यहीं से प्रशांत किशोर को पहली बार रणनीतिकार के रूप में पॉपुलैरिटी मिली। इस चुनाव में पीके ने नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे इनोवेटिव कैंपेन डिजाइन किए थे। और पीके का सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया। निरंजन मुखोपाध्याय अपनी बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में लिखते हैं, पीके 2014 की चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। इसके बाद पीके ने देश के लगभग दर्जनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए काम भी किया, जिसमें MK स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरेंद्र सिंह, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और CM नीतीश कुमार जैसे चेहरे शामिल थे। जब पीके ने इनके लिए काम किया तो लगभग सफल भी हुए। फिर वो दौर भी आया जब प्रशांत किशोर को लगा कि उन्हें चुनावी रणनीतिकार वाले खेल से संन्यास ले लेना चाहिए। आइए अब संन्यास लेने के पीछे की वजह भी जान लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ आज से 10 साल पीछे चलना होगा। दरअसल साल था 2015। उस समय बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। इसकी वजह थी जदयू का बीजेपी के साथ 17 सालों का अलायंस का टूटना और जदयू के आला कमान नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाना। फिर पहली बार यहीं से शुरू हुआ था पलटी मार पॉलिटिक्स, यानी CM नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी को छोड़कर RJD में शामिल हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि वो पीके ही थे जो आपस के घोर विरोधी JDU और RJD को एक मंच पर लेकर आए थे। तो साल था 2015। इधर JDU और RJD अलायंस में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो उधर पहली बार ही बीजेपी को बिहार में उम्मीद जगी थी कि वो इस बार अपने दम पर बहुमत पा लेगी और उनको अपना CM मिल जाएगा, जो कभी बिहार के इतिहास में नहीं हुआ। अब उम्मीद जगने के पीछे की वजह शॉर्ट में जान लेते हैं। दरअसल रिकॉर्ड जीत के साथ नरेंद्र मोदी देश के नए नवेले प्रधानमंत्री बने थे। उनकी पॉपुलैरिटी हिंदी भाषी राज्यों में 7वें आसमान पर थी। फिर क्या था, बिहार में चुनाव का पिच तैयार हो गया था। नई अलायंस जदयू RJD यानी महागठबंधन का सामना बीजेपी कर रही थी। इस बार चुनाव PM का नहीं CM का था, लेकिन बीजेपी बिहार में PM मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। इस बार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का चौका छक्का लग रहा था और फिर से एक शख्स ड्रेसिंग रूम में बैठकर ताली बजा रहा था। लेकिन इस बार ड्रेसिंग रूम बदल गया था। जिस ड्रेसिंग रूम में बैठकर शख्स ताली बजा रहा था वो बीजेपी का नहीं बल्कि महागठबंधन का था। शख्स वही था, किरदार भी वही था, बस इस बार कहानी बदल गई थी। खेला खत्म हो गया था, नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आ चुके और एक बार फिर से बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में थी। नीतीश कुमार की नजर में इस जीत का हीरो प्रशांत किशोर बन गए थे, जिन्होंने पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे से काम किया था। फिर साल 2018 आते आते नीतीश कुमार के प्रायोरिटी लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम भी शुमार हो गया था और फिर इसी साल पीके की राजनीति में एंट्री होती है। एंट्री दिलाने का काम किसी और शख्स ने नहीं बल्कि खुद CM नीतीश ने किया था। पीके की राजनीति में एंट्री बड़ी थी, बड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें सीधा जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक देश में राजनीति ने करवट ले ली। बीजेपी साल 2019 के दिसंबर महीने में CAA लेकर आई, जिसके कारण देश भर में बवाल मच गया। CAA को लेकर देश की तमाम पार्टियां 2 हिस्सों में बढ़ गई। इसमें एक पार्टी जदयू थी जो फिर से वापस बीजेपी के साथ शामिल हो गई थी और अब बीजेपी के द्वारा लाए गए CAA का समर्थन कर रही थी। बस यही बात प्रशांत किशोर के आंखों में चुभ गई और वो जदयू के खिलाफ हो गए। दरअसल प्रशांत कुमार ने अपनी पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए ट्वीट कर दिया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा,